Very good morning to all of you, my dear students. I hope you all are doing well and preparing for your upcoming examination. Today I am going to discuss the new topic performance appraisal. सबसे पहले मैं आपको एक बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल देना चाहूँगी परफॉर्मेंस अप्रेजल का, जिस प्रोसेस के थ्रू आप सभी लोग गुज़रे होंगे। वो आपका एकेडमिक सेशन रहा है। आप जब भी चाहे वो LKG हो, UKG हो, क्लास 9 हो या 10th हो, आप अपने एजुकेशन फील्ड के किसी भी क्लास में रहे हो, आप पूरे साल मेहनत करते हैं, फाइनल एग्जामिनेशन देते हैं और रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आपके टीचर्स किस बेसिस पे देती हैं? आपने पूरे साल जो सीखा, पढ़ा, समझा, और जब फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम में क्वेश्चन आया तो हर स्टूडेंट्स का अपना, चाहे वो आप मैक्सिमम क्लासेस अटेंड किए हो, चाहे आपने काफ़ी सारे बुक्स को रेफ़र किया हो, और या फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पूरा मगअप कर गए हो कॉन्सेप्ट को, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर पे आप अपने आंसर्स करते हो, आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। उस अंडरस्टैंडिंग लेवल अपने मेमोरी के हिसाब से, अपने थॉट के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से आप आंसर करते हो, और फाइनल एग्जामिनेशन में आपके टीचर्स आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी आपने कम्युनिकेट किया है, आपके थॉट को अपने पेपर पे उतारा है, उस बेसिस पे आपको मार्क्स देती हैं। वो मार्क्स क्या होता है? वो मार्क्स क्या होता है? एनी गेसेस? तो जो फाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पे आप आंसर लिखते हो और टीचर्स आपको मार्क्स देती है, वो मार्क्स क्या होता है? वो मार्क्स होता है, वो मार्क्स रिप्रेजेंट करती है आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल को, आपके स्किल को, आपके कंपिटेंस को। क्योंकि पूरे साल सारे बच्चे पढ़ते हैं, सारे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बुक्स परचेस करते हैं, पढ़ते हैं, सब अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाते हैं, और एंड ऑफ द डे जो आंसर निकल के आता है वो डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे डिपेंड करता है, और आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। तो सभी लोग एक प्रोसेस के थ्रू गुजरने के बाद भी किसी का 60% आता है, किसी का 70% आता है, किसी का 80% आता है। कई लोग कहते हैं कि हमने तो पढ़ाई नहीं था, बस एंड मोमेंट पे जाके हमने एग्ज़ाम दे दिया, वैसे पन्ने पलट के। तो वो भी आपका स्किल है। स्किल इन अ सेंस कि आप इतने स्किलफुल नहीं हैं कि आप कंटिन्यूस रीडिंग कर सकें। तो अगर आपका ये तरीका है कि आप थ्रू आउट द ईयर बुक्स नहीं पढ़ते हैं और लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करके एग्जामिनेशन देने चले जाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि रीडिंग में आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है एनी हाउ, क्योंकि आपको मार्क्स लाना है, आपको पास करना है, आपको प्रमोट होना है, इसलिए आप पढ़ाई करते हो और मिनिमम मार्क्स ले आते हो, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। सेम थिंग हैपन इन ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय होता है, वो बाय बर्थ काम करना नहीं चाहता। सब लोग चाहते हैं कि आज छुट्टी ले लें, आज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, आज वेकेशन पे चले जाएं, पर ऐसा क्या है जो उन्हें फोर्स करता है कि आप डे नाइट कंटिन्यूसली ऑनेस्टली काम करते जाओ? दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। हाउ? आई विल डिस्कस इन दिस सेशन इटसेल्फ। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? सबसे पहले हम डेल यॉर्डले का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई मीन डेफिनेशन ले लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। डेल यॉर्डले ने कहा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड्स ऑल फॉर्मल producers used to evaluate contributions of group members in a working organization. It is a continuous process to secure information necessary for making correct and objective decisions of an employees. So डेल योडर ने कहा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड करता है सारे फॉर्मल प्रोसेस। फॉर्मल, आप ऑफिस के बाहर क्या करते हो, इससे परफॉर्मेंस अप्रेजल को कोई लेना देना नहीं है। आप काम नहीं करते हो और ऑफिस के बाहर सबको चाय पिलाते हो और सबको लंच कराते हो, पार्टी देते हो, अपार्ट फ्रॉम वर्क आप एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, इससे परफॉर्मेंस अप्रेजल को कोई लेना देना नहीं है। आप जिस पोजीशन पे हो, जो आपका डिजिग्नेशन है, उस पर आप कितने परफेक्शन के साथ काम करते हो, कितने ऑनेस्टली काम करते हो, सिर्फ वही कंसिडर होता है।
तो इसलिए इन्होंने कहा है कि ऑल फॉर्मल प्रोसीजर्स यूज टू एवेलुएट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, आप ग्रुप में कितना कंट्रीब्यूट करते हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कितना कंट्रीब्यूट करते हो, कितना दिल लगा के आप काम करते हो, वो वर्किंग, वो प्रोसेस देखा जाता है इसमें। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस जिसमें कि हम डे बाय डे इंफॉर्मेशन गेन करते हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, कि उन्होंने जब से ज्वाइन किया है तब से, या फिर क्वार्टरली होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल या ईयरली होता है। बेसिकली ईयरली कंसिडर करते हैं, मार्च टू मार्च होता है। तो इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज़ होती है, वो कंपनी टू कंपनी वैरी करती है, बट बेसिकली वंस इन अ ईयर ये परफॉर्मेंस अप्रेजल होता ही है मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में, और इसमें थ्रू आउट द ईयर आपका डेटाबेस लिखा जाता है, वो पूरा रजिस्टर्ड रहता है, मेंटेन रहता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन किया और आप कितने दिन आते हो, कितने दिन नहीं आते हो, लीव पे जाते हो, और कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने, कितने असाइनमेंट्स किए हैं, मतलब कि सारा लेखा जोखा आपका ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड रहता है, जिसके बेसिस पे आपके जो सीनियर हैं, आपके जो बॉस हैं, वो रिव्यू करते हैं एंड ऑफ द ईयर कि आप थ्रू आउट आपका परफॉर्मेंस कैसा है, और उस बेसिस पे आपको रेटिंग देते हैं। और ये क्यों किया जाता है ये भी मैं डिस्कस करूँगी। पहले इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर लें कि वो सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं फॉर मेकिंग करेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन ऑफ ऑन एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉय के लिए एक करेक्ट इंफॉर्मेशन का डेटाबेस बनाते हैं, जो कि उनकी पूरी पर्सनालिटी को बताता है कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, और कितने काम को किया और कितने काम को नहीं किया। तो ये उनका पूरा लेखा जोखा होता है। अब है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, हम क्यों परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, क्योंकि जब हम स्कूल में एडमिशन लिया था हमने, तो हम क्लास में पास करने के लिए हम फाइनल एग्जामिनेशन देते थे, प्रमोट होने के लिए कि हम नेक्स्ट और नेक्स्ट क्लासेस में आगे 1 2 3 4 और टिल 10th तक हम जाते जाएँ। और 10th में तो हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि मैट्रिक का रिज़ल्ट सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हर जगह पे उसको मेंशन करना होता है। तो वो हमारे थ्रू आउट दी करियर में एक हमारे सिग्नेचर के साथ चिपक अटैच हो जाता है, तो इसलिए हम अपना बेस्ट देते हैं 10th में। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों करते हैं, तो देखते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है कॉम्पनसेशन डिसीजन, आप एम्प्लॉय को पे करते हो तो किस बेसिस पे करोगे, इस बेसिस पे करेंगे कि उसका ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन कितना है। अप्रेजल हेल्प्स मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉयज़ हु आर परफॉर्मिंग at or above expected levels to compensate for merit. सेकेंड है प्रमोशन डिसीजंस, अगर आप थ्रू आउट दी आप 2 या 3 साल बहुत अच्छे से काम किए हो और आप बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, तो प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आपका टर्म कंप्लीट हो गया है, 3 इयर्स आप एक डेजिग्नेशन पे कंप्लीट कर चुके हो, पर फिर भी आपका जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है, आप में एक्सपीरियंस की कमी है, आप में डिसीजन लेने का स्किल अभी नहीं आया है, तो फिर वो आपको प्रमोट नहीं करते हैं। प्रमोशन में भी कंपटीशन होता है कि 3-4 बंदे होते हैं, उसमें किसको प्रमोट किया जाए। तो उस कंपटीशन को फेस करने के लिए थ्रू आउट द ईयर कोई भी एम्प्लॉय अपना बेस्ट एफर्ट लगाता है ताकि उसे टाइम पे प्रमोशन मिल जाए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमने काम किया थ्रू आउट द ईयर, बहुत अच्छे से किया और दिल लगा के भी किया, फिर भी काम नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आपने काम तो किया, आपने अपना एफर्ट, बेस्ट एफर्ट तो लगाया, लेकिन आपका बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट नहीं था। आपको और मेहनत करना चाहिए था, आपको उसमें टेक्निकली और एडवांस होना चाहिए, और उसके लिए आपके जो इमीडिएट बॉस होते हैं या पीयर्स होते हैं, वो जब एज अ ग्रुप आप काम करते हो तो आपको फीडबैक मिलता है कि आप इस फील्ड में अच्छे हो, इस फील्ड में अच्छे नहीं हो, और वो लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस को एनालाइज करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू, और सोचते हैं कि इस क्वार्टर में तो इसको प्रमोशन नहीं दे सकते हैं, बट दिस बंदा इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, सो ही नीड सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि इसको भी इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले,
क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्किंग तो होते हैं, लेकिन उस सर्टेन लेवल तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये हम उनकी पॉलिशिंग करके, उनको ट्रेनिंग दे के हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का ये भी फ़ायदा है कि किस बंदे को किस एरिया में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, वो उनको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू एनालाइज करके प्रोवाइड कराते हैं। देन है ट्रांसफ़र। किसको कहाँ जाना है वो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू भी डिसाइड किया जाता है। अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस कॉल फॉर ट्रांसफ़र। अगर आप किसी मैं बैंक का एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर आप एक बहुत एसबीआई के बहुत बड़े ब्रांच मैनेजर हो और आप बिल्कुल आपका एम्प्लॉय रिलेशन अच्छा नहीं है, कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आप इतने सारे कस्टमर बेस को आप नहीं संभाल सकते हो। ब्रांच मैनेजर के लिए एक मैनेजर को बहुत ही हम्बल होना पड़ता है और उनका रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए ताकि वो उनको रिटेन कर सके, इतने सारे भीड़ को मैनेज कर सके। या फिर अगर आप किसी पासबुक के काउंटर पे हो और आपका पासबुक प्रिंट करने का, टाइप करने का जो स्पीड है वो बहुत कम है, तो आपको किसी लोकल छोटे से रूरल ब्रांच में दे देंगे जहाँ आपकी 10-4 कस्टमर्स आते हैं इन अ डे, और उस काउंटर पे वैसे बंदे को बिठाया जाएगा जो कि बहुत इफ़िशियंट है। तो इस बेसिस पे ट्रांसफ़र किया जाता है। इट मीन्स कि अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है तो आपको अच्छे प्लेसेस मिलते हैं, अगर अनसेटिस्फैक्ट्री है तो आपको वैसे किसी छोटे मोटे जगह पे डाल देते हैं। ये क्राइटेरिया है। अगर आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हुआ तो फिर कोई बंदा नहीं चाहता है कि मैं गांव में जो है मैं छोटे ब्रांच में काम करूं, या फिर किसी इंटीरियर प्लेस पे आपको भेज देते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आप फिर अपना 100% देते हो कि मैं बहुत इसमें परफेक्शनिस्ट हो जाऊं और मुझे अच्छा ब्रांच मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैंडल कर सकूँ, मेरे में इतनी काबिलियत आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि एक ट्रांसफ़र में भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का बहुत बड़ा रोल है। फीडबैक परफॉर्मेंस अप्रेजल, आप पूरे साल अपना काम करते हो, उसके बाद आपके जो पीयर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके बॉस हैं, आपके जूनियर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपको फीडबैक देते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल एनालिसिस हुआ, ये सीनियर्स करते हैं और एनालिसिस करके देखा कि ये बंदा इन 4 सेक्शन में अच्छा है, पर एक चीज़ है जहाँ पे लाइक आप कह सकते हैं कि आप डेस्क जॉब बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन अगर जहाँ प्रेजेंटेशन देना हो, जहाँ कोई बात कम्युनिकेट करनी हो या किसी को फीडबैक देना हो, तो उसमें आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो वो आपको फीडबैक देते हैं कि यू आर गुड ऑन डेस्क जॉब बट यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, यू हैव टू इंटरेक्ट विथ मोर पीपल, क्योंकि कल तुम्हारा प्रमोशन होगा, तुम्हें ज़्यादा लोगों को डील करने होंगे, तो यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव, और तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना होगा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी का है कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है और वो सिस्टम पे अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, उनको टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है। तो इस तरह से एक ग्रुप डिस्कशन होता है और पूरे साल परफॉर्मेंस को एनालाइज करके एक एम्प्लॉय को फीडबैक दिया जाता है। और ये फीडबैक देने का काफ़ी सारा तरीका होता है। पीयर्स देते हैं, कलीग्स देते हैं, सीनियर्स देते हैं, जूनियर्स देते हैं, ये मैं आगे डिस्कस करूँगी। और last but not the least, self-improvement. Through discussions with individual employees, a line manager can find out why they perform at lower levels. Which steps can be initiated to improve their performance? The discussion between senior and subordinate give chance to the employees for introspect एंड टू एनहांस हिज आउटपुट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब परफॉर्मेंस अप्रेजल का सेशन चलता है उसमें लोगों के बीच डिस्कशन होती है और उनको जब हम कम्युनिकेट करते हैं कि इस फील्ड में आप उतने एक्सपर्ट नहीं है, इसमें आप इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय को एक मौका मिलता है कि वो इंट्रोस्पेक्ट करे, वो सेल्फ एनालिसिस करे और अपने में इम्प्रूवमेंट लाए। वो ना ही किसी ट्रेनिंग के थ्रू आएगा और ना ही किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू आएगा और ना ही टेक्निकल और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने से आएगा, वो सेल्फ मोटिवेशन से आएगा। आपको खुद में रियलाइज़ होना चाहिए कि
मेरी जो टेंडेंसी थी वो थ्रू आउट द ईयर लास्ट ईयर काम करने की नहीं थी। मैं शादी में बिज़ी था या मेरे घर में कुछ फंक्शन था, मेरा ओरिएंटेशन उस तरफ ज़्यादा चला गया था। इस ईयर मुझे अपना बेस्ट देना है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपका हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं करता है, आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे होते हो और 1-2 साल आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं जाता है, काफ़ी ज़्यादा लीव पे रहते हो। तो जब आप ठीक हो जाते हो तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सपोर्ट किया, हेल्थ ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं उस समय अपना बेस्ट नहीं दे पाया। तो इंट्रोस्पेक्ट करूँ कि मुझे अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और इस ईयर मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि मुझे भी प्रमोशन मिले, मेरा भी बेनिफिट हो, एट द सेम टाइम मेरे 100% कंट्रीब्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन का भी भला हो। तो ये थी कुछ बेसिक बातें ऑब्जेक्टिव्स की हम परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों कहते हैं। अब है कि इसमें कौन कौन से पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं। तो पार्टीज़ मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि सुपरवाइज़र हो सकते हैं जो आपके इमीडिएट बॉस हैं, पीयर्स हो सकते हैं जो आपके कलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, सेल्फ अप्रेजल भी होता है। ये एक प्रोसेस है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक प्रोसेस है कि उसमें आपको भी मौका दिया जाता है कि एक शीट दे दिया जाएगा, उसमें आप अपने बारे में लिखें कि मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अपना बेस्ट दिया, या मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट नहीं था, मैं नेक्स्ट ईयर अच्छा दूंगा, या फिर मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल मॉडरेट काम किया, अब इम्प्रूवमेंट लाऊंगा अपने अंदर। तो इस तरीके से जो भी आपको अपने लिए फ़ील होता है कि मैंने वर्स्ट किया, गुड किया या बेस्ट दिया, वो सेल्फ अप्रेजल में आते हैं। यूज़र्स ऑफ सर्विसेज, कई बार आपके जो यूज़र्स हैं, आप जिनको सर्विस दे रहे हो वो लोग आपको आपका अप्रेजल देते हैं। ऐसा सर्विस सेक्टर में होता है जैसे कि रेस्टोरेंट्स में जो काम करते हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर में जो काम करते हैं, या फिर होटल मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं, होटल सेक्टर में जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये है यूज़र्स ऑफ सर्विसेज। तो उसमें आप मैं किस चीज़ का एग्जांपल दूँ। हाँ, जैसे कि आप बैंक में हो और आप एक फ्रंट डेस्क जॉब पे हो और कस्टमर हेल्प डेस्क जॉब पे हो, और आप 6 महीने तक अपने कस्टमर्स को लोन्स के बारे में और बैंक के जितने भी नए ऑफ़र्स आए हैं उसके बारे में उनको अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, समझाते हो। कई सारे लोग गांव से आते हैं जिनको स्लिप भरना नहीं आता, चालान भरना नहीं आता, और इवन कि उनको अकाउंट ओपन करवाने का फॉर्म भरने नहीं आता, जमा करने नहीं आता। तो वो जो हेल्प डेस्क में जो बंदा बैठा है वो कितना ज़्यादा हम्बल है इन लोगों के साथ। तो फिर एंड ऑफ द ईयर यही लोग फीडबैक देते हैं जो कस्टमर्स होते हैं कि इन्होंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्टिव है और हेल्पिंग है, तो इससे यहाँ रहना चाहिए। या फिर अगर वो बहुत रूड है, अरे कहाँ से चले आते हैं, चालान भरना नहीं आता, डेट छूट गया, सिग्नेचर छूट गया, यहाँ पे आप नंबर्स में नहीं लिखे, छोटी छोटी चीज़ों पे कस्टमर्स पे चीखते चिल्लाते हैं, तो उनका कस्टमर रिलेशनशिप बिल्कुल ख़राब हो जाता है और उनको उस ब्रांड से हटा दिया जाता है। तो ये हो गया यूज़र्स ऑफ सर्विसेज। और कंसल्टेंट्स, एक्सटर्नल, कई ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर किया जाता है। ये अभी रीसेंट ट्रेंड है, ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी तो वही पे कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो कंसल्टेंट को हायर करते हैं, उनके पास सारे अपने एम्प्लॉयज़ का, कलीग्स का डेटाबेस दे देते हैं, और कंसल्टेंट जो होते हैं वो बिल्कुल अनबायस तरीके से उनको फीडबैक देते हैं। तो ये था पार्टीज़ कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब है मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कि क्या क्या मेथड्स हैं। आई होप कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्यों करते हैं, और कौन कौन से पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये बेसिक कुछ टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आई होप। और अगर नहीं हुआ होगा तो फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी
और यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन सेंड मी इन मैसेंजर, जो भी सोशल साइट्स अवेलेबल हो, आप जिस पे हो आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। आई एम अवेलेबल इन ऑल प्लेटफॉर्म्स। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। आप मेरे इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, सुनिए, रिवाइज़ करिए, और ये सुनने के बाद आप इसको बुक से पढ़िए, अपने पर्सनल नोट्स बनाइए, जो नहीं समझ आता है मेरे से पूछिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी लर्निंग।